हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 13 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो अभी हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में दोहा डायमंड लीग का आयोजन किया गया था और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 88.36 मीटर का भाला फेंक करके ये मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेज ने पहला स्थान हासिल किया है और उन्होंने 88.38 मीटर का थ्रो फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन तीसरे स्थान पर, इसके अलावा फिनलैंड के हेलेंडर ओलिवर चौथे स्थान पर और मोल्डोवा के मारडेयर एंड्रियन पांचवें स्थान पर रहे हैं। भारत के एक और जेवलिन थ्रोवर थे इसी प्रतियोगिता में, जिनका नाम है किशोर जैना। 2023 में इसी दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। नीरज चोपड़ा की बात आई है तो नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कब कब कौन सा मेडल जीता है। ज्यादातर इन्होंने गोल्ड मेडल ही हासिल किए हुए हैं, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 2016 की बात करें तो इन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप और दक्षिण एशियाई खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2018 में इन्होंने एशियाड खेलों में गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और 2022 में जो डायमंड लीग आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और 2023 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था उसमें उन्होंने 87.58 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर 7 अगस्त 2021 को गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए भारत में 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे भी मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में रियल मैड्रिड की टीम ने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है और ये जो ला लीगा प्रतियोगिता है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब अभी हाल ही में जीता है। पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है और रूस के आंद्रे रूबलेव ने मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है। और ये जो मैड्रिड ओपन है ये स्पेन में आयोजित किया जाता है और यह टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है। यजुवेंद्र चहल T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब चाइना ने जीता है। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है और उबेर कप ये महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। उससे आपको ऐड हो जाना है तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। तो मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत की संसद को भंग कर दिया गया है और संसद को भंग करने का काम किया गया है कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा को। इसके अलावा दोस्तों ये भी न्यूज आ रही है कि उन्होंने संविधान को भी निलंबित कर दिया है, यानी कि संविधान के जो कुछ अनुच्छेद थे उनको निलंबित करने का भी इनके द्वारा काम किया गया है। इसके अलावा यहाँ के अमीर ने सरकारी विभागों पर अपना कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। संसद भंग होने के बाद नेशनल असेंबली की सभी शक्तियां अमीर
और देश की कैबिनेट के पास पहुंच गई हैं। आपको याद रखना है कि फरवरी 2024 में कुवैत में चुनाव हुए थे और 13 मई 2024 को चुनाव के बाद पहली बार संसद की बैठक होनी थी, लेकिन कुछ राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। इसके बाद अमीर के द्वारा ये फैसला लिया गया। कुवैत की संसद में 50 सदस्य हैं, जिसका नेता प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति अमीर के द्वारा की जाती है। दोस्तों, कुवैत की संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो निर्दलीय होते हैं, क्योंकि कुवैत में राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगाया गया है। कुवैत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पश्चिम एशिया का एक देश है। यहाँ पर दोस्तों आप कुवैत की लोकेशन देख सकते हैं और इसके पड़ोसी देशों में इराक और सऊदी अरेबिया है। राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। यहाँ के अमीर हैं मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा और करेंसी क्या है? कुवैती दीनार। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कुवैत की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है कुवैत और यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है और ये प्रसारण भारतीय दूतावास के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन रूस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है। अभी हाल ही में जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के नए प्रथम मंत्री बने हैं। जिम्बाब्वे में अभी हाल ही में एक नई करेंसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है जिग यानी जिम्बाब्वे गोल्ड और दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? आंसर हो जाएगा पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का एक प्रस्ताव आया था संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में। तो ये प्रस्ताव अभी हाल में पारित किया गया है। आपको याद रखना है कि इस प्रस्ताव को लाया गया था अरब देशों के द्वारा। तो इसमें फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव लाया गया था। तो इस प्रस्ताव को भारत सहित 143 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका और इजराइल सहित 9 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। इसके अलावा कुछ सदस्य वोटिंग में अब्सेंट भी रहे हैं। इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अभी सदस्य बना नहीं है बल्कि उसके लिए क्वालिफाई किया है। दोस्तों, इस प्रस्ताव के पास होने के बाद सितंबर 2024 से फिलिस्तीन जनरल असेंबली के हॉल में यूएन के सदस्यों के बीच बैठ सकेगा, यानी कि जो फिलिस्तीन का प्रतिनिधि होगा, जो यूएन के मेंबर हैं, उनके साथ ये बैठ सकेगा, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कर सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें मेंबर कितने हैं? 193। भाषाएं कितनी हैं? तो इसमें भाषाएं हैं 6, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। आपको याद रखना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और हर वर्ष इसका सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसमें इसके मेंबर देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है? रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? तो इसमें महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय। तो ये हैं संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इदरीस डेबी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका चाड। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है चाड, तो वहां के राष्ट्रपति बने हैं कौन? मोहम्मद इदरीस डेबी। और इन्हें मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक सैन्य तानाशाह हैं और ये अभी चाड के अंतरिम राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव को जीत लिया है 61.03% वोट हासिल करके। तो इस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो चाड के राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, मोहम्मद इदरीस डेबी 2021 में सेना के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे, यानी सेना के द्वारा इनका समर्थन किया गया था और फिर ये राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद इदरीस डेबी के जो पिता थे उनका नाम था इदरीस डेबी, तो वो भी एक तानाशाह थे। उन्होंने चाड पर लगभग 30 सालों तक शासन किया था। 1990 से 2021 तक वो चाड के राष्ट्रपति रहे हैं।
दोस्तों चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और यह अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश है। चार्ट में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। और चार्ट की कैपिटल आप याद रखिएगा एनजामेना है। मुद्रा है CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में चार्ट की लोकेशन देख सकते हैं। ये है चार्ट और ये है प्यारा भारत। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस सुल्योक हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री बने हैं। मुस्तफा सुलेमान ये माइक्रोसॉफ्ट के AI डिवीजन के प्रमुख बने हैं। इसके अलावा वॉन गैथिंग ये यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं। और इसके अलावा बसिस्रो डियोमाइफे ये सेनेगल के प्रधानमंत्री बने हैं। और वजरनी वेनेडिक्सन ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और आपको याद रखना है कि वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं वो थी अनजुआन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। और पाकिस्तान के डिप्टी PM बने हैं इसाक डार। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने किस भारतीय पहलवान को निलंबित कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका बजरंग पुनिया को। तो दोस्तों भारत के प्रसिद्ध पहलवान हैं बजरंग पुनिया। तो उन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा दिसंबर 2024 तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है रेसलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रतियोगिता हो खेलों की, तो उससे पहले डोपिंग टेस्ट किया जाता है। तो भारत में डोपिंग टेस्ट कराने वाली एक एजेंसी है जिसे हम नाडा बोलते हैं, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इस नाडा के द्वारा बजरंग पुनिया से सैंपल मंगाया गया था, यानी कि डोप टेस्ट करने के लिए सैंपल मंगाया गया था, लेकिन इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया। ये बात किसने कही है? नाडा ने। इसके बाद नाडा ने बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। जब ये बात UWW को पता चली, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को पता चली, तो फिर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इसी को आधार मानते हुए बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया है। अब इसके बाद उन पर क्या असर होगा, तो वो अब हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हिस्सा ना ले सकें। बजरंग पुनिया की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था झज्जर हरियाणा में, यानी हरियाणा से इनका संबंध है। और यह विश्व के नंबर 1 स्थान पर भी पहुंच गए थे रेसलिंग में। और इन्होंने 4 बार विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीता हुआ है। दोस्तों बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 2016 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों 2022 में जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। 2019 में उन्हें सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, ये प्राप्त हुआ था। तो ये सभी जानकारी आप बजरंग पुनिया से रिलेटेड नोट कर सकते हैं। बात करते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की एक इंटरनेशनल बॉडी है और यह कुश्ती को नियंत्रित करने का काम करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कॉर्सियर सुर वेवे में, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है या स्थान है। इसके अध्यक्ष हैं नैनाद लालोविच। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हाल ही में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा R लक्ष्मीकांत राव को। तो R लक्ष्मीकांत राव RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि राव इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज के तौर पर भी काम कर चुके हैं। राव ने RBI चेन्नई में बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी काम किया हुआ है, यानी काफी एक्सपीरियंस है उन्हें वित्तीय क्षेत्र का। RBI की अगर हम बात करें तो RBI की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आपको याद रखना है कि 1937 में RBI का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, यानी कि जब RBI की स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। RBI के वर्तमान में 33 कार्यालय हैं। सर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे
और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के? वो हैं शक्तिकांत दास। यहां पर आप शक्तिकांत दास को देख सकते हैं। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है यानी डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वो है स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। तो ये हैं 4 डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है आरबीआई की? तो वो है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह किस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा PSLV। तो PSLV में लगाए जाने वाला एक रॉकेट इंजन है, तो उसको अभी हाल ही में इसरो के द्वारा बनाया गया है। खास बात यह है कि इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग क्या होती है दोस्तों, इसको आप समझ लीजिएगा। मान लिया अगर आपको कोई भी बर्तन बनाना हो तो उसमें आप टुकड़ों को काटेंगे और काट करके उनको जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एक बार में ही परत दर परत बना करके उस बर्तन को बनाने का काम करेंगे। यानी कि एक परत, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, इस प्रकार से आप पूरे बर्तन को आप एक बार में ही बनाएंगे, उसमें कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है 3D प्रिंटिंग। तो ये जो अभी हाल ही में PS4 रॉकेट इंजन बनाया गया है, ये 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इसरो ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का रखा है। तो इसरो के द्वारा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार अभी हाल ही में प्राप्त हुआ था। इसरो के द्वारा 2023 में पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार अभी हाल ही में प्राप्त हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन, तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो 10 जुलाई को वो वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे और जुलाई में ही वो 42 साल के हो जाएंगे, यानी 42 साल की उम्र में वो अपना रिटायरमेंट लेंगे। दोस्तों, एंडरसन इस साल की शुरुआत में भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने इसी दौरे के दौरान 700 टेस्ट विकेट भी पूरे किए थे। एंडरसन ने साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान पर डेब्यू किया था और उसी मैदान पर वो अब अपना रिटायरमेंट भी ले रहे हैं। एंडरसन की अगर हम बात करें तो वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट के मामले में केवल श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन जिन्होंने 800 टेस्ट विकेट हासिल किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉर्न जिन्होंने 708 विकेट हासिल किए हैं, उनके बाद ये तीसरा स्थान रखते हैं। अभी हाल ही में एक और रिटायरमेंट हुआ है, वो हुआ है न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो का। ये भी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रहे हैं, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद कब पृथ्वी से टकराया है? आंसर हो जाएगा 10 मई 2024 को। तो दोस्तों, सौर तूफान को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, सूरज में बहुत सारी रिएक्शन होती रहती हैं जिसके कारण उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस एनर्जी को या इस प्लाज्मा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और फिर यही एनर्जी पृथ्वी पर टकराती है। तो अभी इसी प्रकार का तूफान आया था 10 मई 2024। यहाँ पर दोस्तों आप बहुत ही क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि ये सौर तूफान किस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर सूर्य का मैग्नेटिक क्षेत्र है और यहाँ पर पृथ्वी का मैग्नेटिक क्षेत्र है। तो जब तूफान आता है तो ये जो प्लाज्मा है ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है और फिर यही प्लाज्मा पृथ्वी से टकराने का काम करता है। दोस्तों, जब ये एनर्जी पृथ्वी से टकराती है तो कुछ इस प्रकार के रंग बिरंगे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कि अभी भी देखने को मिले हैं। तो भारत में लद्दाख में ये घटना देखने को मिली है और बाकी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में ये घटना देखने को मिली है। दोस्तों, 20 सालों बाद यह तूफान आया था इस प्रकार का। तो तूफान के कारण तस्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की थी और दोस्तों इस दौरान आसमान में अलग अलग रंग दिखाई दिए हैं। कई सैटेलाइट और पावर ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ये जो सौर तूफान है इसका असर
इस सप्ताह के अंत तक रहेगा। इसी प्रकार का एक सौर तूफान अक्टूबर 2003 में आया था और उस तूफान का नाम दिया गया था हैलोवीन तूफान। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1859 में भी इसी प्रकार का सौर तूफान आया था। तो ये सबसे शक्तिशाली सौर तूफान माना गया था, जिसे नाम दिया गया था कैरिंगटन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप किस देश में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा चाइना में। तो चाइना में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 16 जून 2024 तक किया जाएगा और इसका आयोजन चाइना के डालियान शहर में किया जाएगा। दोस्तों इसमें भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। तो जो भारतीय पुरुष टीम होगी उसका नेतृत्व करेंगे बेलावन सेंथिल कुमार और महिला टीम का नेतृत्व कौन करेगा? राधिका सीलन। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बेलावन सेंथिल कुमार ने 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टूर्नामेंट भी जीता हुआ। आपको याद रखना है कि जो एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप है इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है और पहली बार इसका आयोजन 1981 में किया गया था और इसका आयोजन कराची पाकिस्तान में हुआ था पहली बार। और पहली बार किसने जीता था इस खिताब को? पाकिस्तान की टीम ने। और फिर पुरुष वर्ग में पाकिस्तान सबसे सफल टीम मानी जाती है इस चैंपियनशिप की। इसने 15 बार ये खिताब हासिल किया है कि मलेशिया ने 3 बार इस खिताब को जीता है और भारत ने केवल 1 बार इस खिताब को जीता है साल 2022 में। भारतीय महिला टीम ने केवल 1 बार 2012 में इस खिताब को अपने नाम किया था। दोस्तों भारत में स्क्वैश को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो कहलाती है स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है और अध्यक्ष हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। तो यहाँ पर बात हुई है स्क्वैश की। तो स्क्वैश के स्टार खिलाड़ी रहे हैं सौरभ घोषाल। तो उन्होंने अभी हाल ही में प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। यहाँ पर आप सौरभ घोषाल को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ ने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? भाभी मेहता ने। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मेघालय में। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन डेवलप करेगा? अंटार्कटिका में। लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? दीक्षा डागर। किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? जापान। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? संजय भल्ला। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये रसिया के प्रधानमंत्री बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मिस टीन यूएसए 2023 कौन थी जिन्होंने अपना खिताब छोड़ दिया है, यानी खिताब वापस कर दिया है? आंसर हो जाएगा ओमा सोफिया। दोस्तों आज हम दुनिया के प्रमुख डेजर्ट डिस्कस करेंगे, जैसे अंटार्कटिका डेजर्ट, ये अंटार्कटिका में है। आर्कटिक डेजर्ट उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल में है, यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल में स्थित है आर्कटिक डेजर्ट। सहारा डेजर्ट ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। अरब का रेगिस्तान यानी अरेबियन डेजर्ट है अरब प्रायद्वीप में। और गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में है। तो यहाँ पर आप कालाहारी डेजर्ट को देख सकते हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स यानी वीकली करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो इंडियन सुपर लीग है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस राज्य से है, यानी कि वो किस राज्य के हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।